नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास को लेकर और प्राचीन सभ्यताएं हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है। हम शुरुआत में ये देख रहे हैं कि जो सभ्यताएं हैं उनको आसान कैसे बनाया जा सकता है और सरलता से कैसे उनको समझा जा सकता है। किताबी भाषा से हम काफी दूर हैं, काफी अच्छे से समझ रहे हैं। आपका एक क्वेश्चन आया है और उसमें कहा गया है कि आपने जो जानकारी दी है इतिहास को लेकर, जो ऐतिहासिक पहलू है, मतलब कि जो प्राक ऐतिहासिक काल हमने कहा, आदि ऐतिहासिक काल हमने कहा और ऐतिहासिक काल जो हमने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये काल जो है वो 3000 से 600 ईसा पूर्व तक चला है ऐतिहासिक काल। देखो समझना है, यहाँ पे हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी किताबों से हटके है, थोड़ी अलग है। आपकी और हमारी समझ के ऊपर है कि हम कितना समझ पा रहे हैं। शुरू करते हैं और शुरू में आपको एक सारणी के माध्यम से वो चीजें बताते हैं कि आपको क्या लग रहा है और हमने आपको बताने की क्या कोशिश की है। देखना यहाँ पे हमने आपको कहा कि एक दौर चला है पाषाण काल का। पूरा इतिहास रहा है पत्थरों से भरा हुआ। और एक दौर जो हमने आपको बताया कि पूरा जो विश्व है या पूरी दुनिया है जहां पे भी सभ्यताओं की शुरुआत हुई है, या हमारा देश भारत है या फिर राजस्थान है, एक दौर चलता है जिसमें हमको कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब जो ऐतिहासिक काल है, ये ऐतिहासिक काल तो भी नया दौर है, ठीक है, जैसे कि 600 ईसा पूर्व से पहले वाला, अगर मोटे तौर पे हम देखेंगे या समझेंगे तो। और इसी को फिर हम आद्य ऐतिहासिक काल कह देते हैं। जो इसके पहले वाला दौर रहा है और उसके बाद एक दौर और है जो इसको हम कह देते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। यही आपका क्वेश्चन था और यही आपको जानना था कि हमने क्या किया कि जो वास्तविक किताबों के अंदर जो आपको ये काल मिलते हैं उनको समझना। ये आपको जो ऐतिहासिक काल मिलता है ये 3000 से 3000 के बाद 600 ईसा पूर्व तक आपको मिल जाता है, ठीक है। जो आदि ऐतिहासिक काल मिलता है ये 6000 10,000 से 6000 तक आपको मिल जाता है। और फिर ये मिलता है आपको प्राग 25 लाख से 10,000 तक आपको मिल जाता है। ईसा पूर्व तक आपको मिल जाता है। सारे काल जो ईसा पूर्व में चलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है एक चीज को, चीजें आसान कैसे हो रही है यहाँ पे उसको देखना। जो इस पाषाण काल की हमने बात की, सोचो यहाँ पे एक पत्थरों का दौर चला है, वो दौर ये चला है प्राक ऐतिहासिक काल। और राजस्थान के अंदर हमको काली सभ्यता मिली है, काली गंगा सभ्यता जो मिली है वो यहाँ पे मिली है। कहाँ पे मिली है? यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल में मिली है। और जो ये पाषाण काल है, इस दौर में सिर्फ पत्थरों का काल रहा है। अब आप बताइए, जो हमारे देश के अंदर अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने शुरुआत में क्या किया था? चंद जमीन मांगी थी। उन्होंने कहा था कि हमको व्यापार करने के लिए हमें बस खरीदनी नहीं है जमीन, हमको रुकने के लिए जगह दे दीजिए ताकि हम व्यापार कर सके, इधर उधर जा सके। तो क्या ये शुरुआती दौर था ना उनका? तो क्या कह सकते हैं ना कि अंग्रेजों का ये शुरुआती दौर एक प्राक ऐतिहासिक था, ऐतिहासिक काल था। प्राक ऐतिहासिक उनके लिए था या नहीं था? आप सोचिए कि जो आदि मानव थे, जिस पाषाण काल की हमने बात की, जो आदि मानव थे, शुरुआत में तो जंगलों में दौड़ते फिर रहे थे। वो नदियों के पास आते, पानी पी के वापस चले जाते। उनको ये डर रहता था कि हमको कोई मार ना दे, हमारा कोई शिकार ना कर ले, क्योंकि पहले तो इंसान ही इंसान के शिकार कर रहे थे, या तो फल फ्रूट या फिर शिकार, दोनों चीजों पे तो वो जीवित थे, या फिर पानी। इनके अलावा तो कोई नहीं था ना। वो पराठे तो बना नहीं पा रहे थे, आग तो थी नहीं उनके पास। तो शुरुआती दौर तो उनका ऐसा ही रहा है। तो अंग्रेजों का शुरुआती दौर भी तो ऐसा ही रहा है। तो उसको भी तो हम प्राक ऐतिहासिक काल कह सकते हैं ना एक तरीके से। उसके बाद अंग्रेजों को थोड़ी सी जमीन मिल गई व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो उस जमीन के माध्यम से उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिशें की थी। जमीनें उनको मिल गई राजाओं के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों का यह आद्य ऐतिहासिक काल था। समझना है इनको, उनका आद्य ऐतिहासिक काल था। क्या हुआ वहां पे? उनको थोड़ी जमीनें मिल गई और आसानी से वो व्यापार करने लगे। परमिशन दे दी गई, पत्र लिख दिए गए उनके लिए, ठीक है। अब इस पाषाण काल में जो लोग भागते फिर रहे थे, दौड़ते फिर रहे थे, वो नदियों के किनारे रहना शुरू कर देते हैं। तो क्या इन लोगों का जो काल था ये भी अंग्रेजों की तरह ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल नहीं बना है? बना है, बिल्कुल बना है। वो लोग रहना शुरू कर रहे हैं, मतलब कि अब सभ्यताओं की शुरुआत हो सकती है, हम ये कह रहे हैं। और जब उन्होंने रहना शुरू किया तो जो पाषाण काल है, एक एक पाषाण काल में पूरा पाषाण काल। और इस पूरा पाषाण काल को हमने पूरा पाषाण काल नहीं कहा था, हमने इसको कहा था प्राक ऐतिहासिक काल।
क्यों कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि हमने सिर्फ पाषाण काल को समझाया है आपको, ना कि पूरे देश के इतिहास को समझाया है जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का दौर था। हमने सिर्फ पाषाण काल की बात की और पाषाण काल के अंदर हमने कहा कि जो पूरा पाषाण काल है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक काल था, मतलब कि प्राक ऐतिहासिक काल था जहाँ पे लोग भागते फिर रहे थे, दौड़ते फिर रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था। मतलब बड़े बड़े पत्थर थे, बस रास्ते में कोई पत्थर मिल गया, नुकीला पत्थर तो यूज कर लेते थे। उनके पास ऐसी कोई चीजें नहीं थी, ना उनके पास ऐसा दिमाग था कि वो उन पत्थरों को ढाल सके, उन पत्थरों को वो किसी चीज में बदल सके। ऐसी चीजें उनके पास नहीं थी। तो पूरा पाषाण काल जो है ये पूरा पाषाण काल एक प्राक ऐतिहासिक काल भी हो सकता था उनके लिए, ठीक है, क्योंकि 25 लाख ईसा पूर्व का उनका इतिहास रहा है। दूसरी चीज आप देखिए, इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल समझना, यहाँ पे ये चीज अगर समझ गई तो आप सभ्यताओं को खेल खत्म है आपके लिए। यहाँ पे मध्य पाषाण काल, इस मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, ये लोगों ने रहना शुरू कर दिया। क्या किया यहाँ पे इन लोगों ने? रहना, मतलब कि नदियों के किनारे रुकना शुरू कर दिया। हो सकता है कि घर नहीं बनाए हो सकता है कि लकड़ियों की झोपड़ियां बनाई हो, उसी में वो रह रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज और मिलती है देखने को कि इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रहना तो शुरू किया लेकिन यहाँ पे पशुपालन भी शुरू किया। और हमने जो आपको समय बताया वो समय कौन सा बताया था? हमने बताया कि 10,000 ईसा पूर्व से। अब आप सोचिए कि जो रेगिस्तान के बारे में जो बात कही जाती है कि लगभग 10,000 साल पहले से ये रेगिस्तान बनना शुरू हो गया था। ये प्रोसेस जो हुई थी 10,000 साल पहले ही प्रोसेस शुरू हो गई थी, और ये काल 10,000 साल पहले का है। और हमने कहा कि इन लोगों ने रहना शुरू किया और पशुपालन करना शुरू किया। अब जियोग्राफी के अंदर आपको एक ही चीज तो बताई जाती है कि रेगिस्तान का बढ़ना एक कारण उनका अत्यधिक पशुचारण भी था। तो इन लोगों ने शुरुआत में ज्यादा पशु चराए होंगे या ज्यादा पशुओं को रखा होगा और ये एक दौर चला होगा पशुचारण का, उसके कारण 10,000 साल के बाद ये रेगिस्तान बनना शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि लोगों ने रहना शुरू किया लेकिन बाद में कृषि करना भी शुरू किया। समझो, यहाँ पे इन लोगों ने कृषि करना भी शुरू किया। अब देखो, इन लोगों ने कृषि करना शुरू किया, तो जब कृषि करना शुरू किया तो इनका जो टाइम आया था वो टाइम क्या था? आप सोचिए, 10,000 से हमने टाइम जो बताया था आपको 6,000 ईसा पूर्व तक, 6,000 ईसा पूर्व तक। और इस काल को हम कहते हैं कि नवपाषाण काल। मतलब 6,000 ईसा पूर्व से शुरू होता है ये और खत्म होता है 3,000 ईसा पूर्व तक। 3,000 हमने आपको नहीं लिखाया था क्योंकि हमें अगली क्लास में बात करनी थी। अब देखिए, पाषाण काल का इतिहास एक नहीं है कि पाषाण काल का प्राक ऐतिहासिक काल तो ये है कि उन लोगों ने कोई समझ नहीं, कोई हथियार नहीं बना सक रहे हैं, वो बस इधर उधर दौड़ते दौड़ते भागते फिर रहे हैं। लेकिन फिर उन्हें समझ में आने लगी, वो संगठन बना के रहने लगे, पशुपालन भी करने लगे और फिर उन्होंने कृषि करना भी शुरू कर दिया। तो एक पूरा इतिहास इनका, एक पूरा दौर चला है इनका। जैसे अंग्रेजों का प्राक ऐतिहासिक काल में तो जमीनें मांग रहे हैं, थोड़ी सी दे दो, थोड़ी सी दे दो, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल उनका जब आया तो उन्होंने क्या किया, जमीनें मिल गई उनको, व्यापार करना शुरू किया और फिर उनका इतिहास आया। तो अंग्रेजों का एक अपना इतिहास रहा है या नहीं रहा है? अंग्रेजों का खुद का अपना एक इतिहास रहा है जिसमें क्या किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने पूरे देश को गुलाम बना के रख दिया। तो इन लोगों का भी तो इतिहास रहा है। जब ये लोग कृषि करना शुरू किए तो मुझे बताइए, एक ऐसी व्यवस्था 3,000 साल पहले हमको नहीं मिला है तांबा, 3,000 साल के बाद ही हमको तांबा मिला है। टीन भी बाद में मिला है, कांसा भी बाद, जो मिश्रण करके बनाया गया कांसा बाद में मिला है, लोहा बाद में मिला है, ठीक है। तो अब देखिए आप, ये जो इतिहास रहा है पूरा, इस इतिहास के अंदर क्या समझ में आया कि मतलब बिना धातुओं के इन लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए, इन लोगों ने पत्थरों के औजार बनाए, इन लोगों ने कुल्हाड़ियां बनाई, भाले बनाए पत्थरों से, और पूरा दौर पत्थरों का चला है इनका। लेकिन अब समझिए, अगर सिर्फ इसको पाषाण काल कह रहे हो आप, ठीक है, कि एक क्वेश्चन है कि पाषाण काल का दौर था वो जो हमने ऐतिहासिक बताया, तो क्या कालीबंगा के अंदर हमको पत्थरों का कोई हथियार नहीं मिला है? बिल्कुल मिला है। क्या घनेश्वर सभ्यता के अंदर तांबा, जो शुरुआती दौर में तांबा वहां पे मिला है, लेकिन क्या वहां पे पत्थर नहीं मिलेंगे? बिल्कुल पत्थर मिले हैं। तो उस दौर को हम पत्थरों का दौर क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहां पे धातु मिलना शुरू हो गई थी। अब जहां से धातु मिलना शुरू हुई है उसके पहले का तो इतिहास है, तो क्यों ना हम उसको भी इतिहास की तरह ही देखें? क्यों हम उसको पत्थरों की तरह देख रहे हैं? ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इन लोगों की मेहनत की वजह ही तो आगे ताम्र पाषाण काल की सभ्यताएं है वो बन पाई है।
ये लोग रहना ही शुरू नहीं करते, जंगलों में दौड़ते फिरते। तो आप सोच के बताइए कि कभी कालीबंगा जैसी सभ्यता बन सकती थी क्या, जो विश्व के अंदर पहली फसल उगाने वाली सभ्यता बन गई थी। तो ऐसी चीजें को समझने के लिए हमने इसको नहीं देखा, हमने इस पूरे पाषाण काल को ही एक इतिहास बनाकर देखा है और समझा है। अब जब राजस्थान की हम बात करते हैं, देखना यहाँ पे, अब आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि हर एक दौर का इतिहास रहा है। अब सिर्फ पूरे भारत का ऐतिहासिक दौर देख लेते हैं कि 1000 ईसा पूर्व में हमको लोहा मिल गया था, तो उससे पहले कुछ था ही नहीं क्या, लोहा के बाद ही सब कुछ हुआ था क्या, वही चीजें हैं। अब देखो, हमारा राजस्थान है, राजस्थान के अंदर ये जो क्षेत्र है पहले जंगल हुआ करते थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो सभ्यता तो इस तरह है, पाकिस्तान इधर है तो सिंधु घाटी नदी निकलती है, तो काफी सारी सभ्यताएं बसने लग गई थी, काफी सारे लोग बसने लग गए थे। तो राजस्थान के अंदर भी वो लोग आए थे और रहने लगे थे। तो यहाँ पे एक लूणी नदी निकलती है, जिसकी बात हमने पिछली क्लास में की थी। यहाँ पे एक लूणी नदी है, लूणी नदी के किनारे सभ्यता बसी। तो हम कहते हैं कि शुरुआती दौर में जो पाषाण काल था, तो शुरुआती दौर के अंदर जो लोग यहाँ पे बसना शुरू हुए थे, वो या तो जोधपुर में आए थे या फिर नागौर में आए थे। जोधपुर में, नागौर में, क्योंकि नदियों के किनारे ही बसेंगे। और इधर इस क्षेत्र की नदी, तो लोग आए तो इधर से ही है ना, देखो सिंधु घाटी में जो नदी है वो तो इधर ही है, तो आए तो इधर से ही है। तो जोधपुर, एक बार इसको सही बनाते हैं ताकि आप मैप भी बना लेना। ये जो है लूनी नदी है, ठीक है। यहाँ पे सिक्कर है और सिक्कर के अंदर हमको कांतली नदी मिलती है। यहाँ पे कुछ नदियां हैं जो हमको मिलती है। ये कुछ नदियां हैं जो हमको मिलती है, इसी तरह की नदियां हुआ करती थी पहले। अब हमने नव पाषाण काल की बात नहीं की यहाँ पे हमने सिर्फ बात की है पूरा पाषाण काल, मतलब कि पाषाण काल के लोगों का प्राक ऐतिहासिक काल, और फिर मध्य पाषाण काल, मतलब पाषाण काल के लोगों का आद्य ऐतिहासिक काल, उनका इतिहास की बात कर रहे हैं। अब देखो, शुरुआती दौर है राजस्थान का, राजस्थान में कुछ भी नहीं है। अब राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता से लोग यहाँ पे भीड़ हो गई होगी, या यहाँ पे लोगों को मारा गया होगा, या हमला हो गया होगा सभ्यता के ऊपर, तो वो लोग यहाँ से चल के इधर आ गए। या हो सकता है कि यहाँ पे जमी करने के लिए जगह नहीं बची हो, तो वो लोग यहाँ पे आ गए। जब राजस्थान में पहली बार आए तो कहाँ पे आए, तो जोधपुर और नागौर। तो इनके क्षेत्र, अब सिर्फ एक बता रहे हैं कि यहाँ पे हमको मिली है सभ्यता, इसलिए हो सकता है लोग सब जगह रहे हों, अभी हमने इतनी खुदाई नहीं की है। तो जोधपुर या नागौर सभ्यता, और फिर कोटा और चित्तौड़गढ़, इसके आसपास के क्षेत्रों में जो ये नदियां आपको मिलती है, बनास नदी हो गई साहब, बनास नदी हो गई, ठीक है, गंभीरी नदी हो गई, यहाँ से निकलने वाली चंबल नदी हो गई, इस आसपास के क्षेत्र में जो चीजें हमको मिलती है, ये जो क्षेत्र है हमारे, ठीक है, यहाँ पे पहली बार, मतलब कि पुराना पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल में मतलब कह सकते हैं कि हमको कुल्हाड़ी क्या मिले हैं। एक बार ये मैप बनाओ, फिर आगे देखते हैं। मैप बनाना ऐसा, ठीक है, क्योंकि जानकारी ऐड करनी है इसके अंदर थोड़ी। ये भीलवाड़ा है, यहाँ पे भागोर सभ्यता हुई थी, आपको पता है। यहाँ पे जो ये क्षेत्र है, ये हिस्सा भीलवाड़ा का है। यहाँ पे जो भागोर सभ्यता थी, वहां पे, यहाँ पे एक नदी है, वो कौन सी है, यहाँ पे कोठारी नदी। जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी है, वहां पे भागोर सभ्यता हमको मिलती है, तो समझना है यहाँ पे चीजों को। ये है भागोर सभ्यता में हमको प्रमाण मिलते हैं पशुपालन के। हमने इस दौर को बांट रखा है, देखो, एक है कि जहाँ पे सिर्फ हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं, और ऐसे औजार जो शिकार किया करते थे, तो शुरुआत में बस शिकार ही उनका माध्यम था। तो कुल्हाड़ी जैसी चीजें हमको यहाँ पे मिल रही है, तो वो ये जगह है, या फिर ये चित्तौड़गढ़, कोटा, ये क्षेत्र है। लेकिन फिर आगे बढ़े, जब पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिलना शुरू होते हैं, तो
तो वो भागोर सभ्यताएं, भिलवाड़ा जैसी ऐसी सभ्यताएं हमको मिलती है। तो ये दौर तो है पूरा पाषाण काल का, ये दौर है मध्य पाषाण काल का। तो ये जो दौर है, यहाँ पे पहली बार लोग मतलब हत्या मतलब शिकार करना शुरू करे। लेकिन ये जो दौर है मध्य पाषाण काल का, यहाँ पे पहली बार हमको लोगों के पदचिन्ह मिल रहे हैं कि लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू किया और अपने निशान छोड़ना शुरू किया। ये तो भागता फिरता दौर था, लेकिन यहाँ पे ये लोग रहना और शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मध्य पाषाण काल में हमको लोगों की स्थिति मिलती है। ठीक है, उसके बाद समझो यहाँ पे चीज को। मध्य पाषाण काल, अब नव पाषाण काल आएगा और नव पाषाण काल के अंदर अब हमको सभ्यताएं जो मिलेगी, जैसे कालीबंगा सभ्यता हो जाएगी जिसकी शुरुआत होने लग जाएगी, क्योंकि नव पाषाण काल के बाद जो आएगी वो ताम्रयुगीन सभ्यता आएगी। ताम्रयुगीन सभ्यता, जिसका काल, अब देखो यहाँ पे भी अलग अलग कालों में बांटा जाता है। जैसे कि भारत हो गया, भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो दौर हमको मिलेगा वो 2900 ईसा पूर्व का ही मिलेगा। अब यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन उठ जाएगा कि ईसा पूर्व, लेकिन वास्तविकता देखोगे, जब पूरी दुनिया में आप सभ्यताओं को देखोगे, जब आपको समझ में आएगा, तब आपको मिलेगा 3300 ईसा पूर्व। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस पे भी काफी क्वेश्चन उठते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के नजरिए से ही हम देखते हैं तो हमको तांबा जो मिल रहा है वो 2900 के आसपास से पहले मिल रहा है। ठीक है, नहीं कांसा है, सॉरी, यहाँ पे तांबा नहीं है, कांसा है। तांबा मतलब कि 6000 के बाद जब नव पाषाण काल की शुरुआत होती है, तो जैसे ही पाषाण काल का अंत हो रहा होता है तांबा हमको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन तांबा की वास्तविक हम नहीं बता सकते, लेकिन कांसा को लेकर बताया गया है। तो एक बार इसको देखते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता को। नव पाषाण काल के बाद जो सभ्यता शुरू होगी वो ताम्रयुगीन। एक बार आप इनको लिख लीजिए ऐसे कैसे, पूरा पाषाण काल नागौर, जोधपुर, लूनी नदी के किनारे, फिर यहाँ पे जो भी नदियां हैं आपको मिलती है, बनास नदी हो गई, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ गंभीरी नदी हो गई, चंबल नदी, इनके किनारे जो सभ्यताएं मिलती है, जो हमको मिलती है शुरुआती दौर में, वहां पे तो हमको कौन सी सभ्यता मिलेगी? पूरा पाषाण काल का दौर मिलेगा। ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल का जो दौर मिलेगा वो भागोर सभ्यताएं हो गई भीलवाड़ा के अंदर, और फिर नव पाषाण काल का जो दौर मिलेगा उसमें आप देखिए कि राजस्थान में किस सभ्यता के अंदर हमको खेती के प्रमाण मिले हैं, किस सभ्यता के अंदर धातुएं मिलना शुरू हुई, किस सभ्यता के अंदर हमको काफी सारी मतलब कि विकसित सभ्यताएं हमको मिली है। वो दौर फिर नवपाषाण काल का दौर बन जाएगा या उसके बाद वाला दौर बन जाएगा। एक बार मैं उतार दीजिए ये, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो हमने तांबा की जो बात की है, हम इसको इसलिए नहीं बता सकते कि जो नवपाषाण काल के बाद जो दौर चला है ताम्रयुगीन का, तो करेक्ट नहीं है। काफी सारी किताबों में अलग अलग छाप दिया गया है। अब जो सभ्यताएं मिलेगी, जैसे कालीबंगा सभ्यता मिलेगी या गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के अंदर मिलेगी, आहड़ सभ्यता मिलेगी, उन सभ्यताओं में तांबा मिलता है हमको। तो उसके आधार पर हम अब तांबा जो धातु है उसको ली जाती है, फिर उसको C14 पद्धति जो है उसके द्वारा देखी जाती है। तो वहाँ पे जो जो पत्थर मिलते हैं, जो मिट्टी उसके ऊपर मिलती है, उस मिट्टी को एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है कि कितनी पुरानी हो सकती है, उसके आधार पर बताया जाता है। तो नवपाषाण काल के बाद ये तांबा बनना शुरू हो गया था, फिर इसीलिए तो ये पाषाण काल खत्म हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि या तो पाषाण काल के तीनों दौर खत्म हुए हैं, उनका इतिहास खत्म हुआ है यहाँ पे, फिर लोग किस ओर बढ़े, धातुओं की ओर बढ़े। यहाँ से ये जो पाषाण काल का दौर था, और इसको हम 3000 साल ईसा पूर्व तक मानते हैं, 3000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। मतलब कि 25 लाख से हमने शुरुआत की, 25 लाख से हम शुरू हुए थे और कहाँ पर पहुंचे, 3000 ईसा पूर्व तक ये दौर पूरा पाषाण काल का दौर चला है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो अगर पूरे इतिहास को देखें भारत के, तो हम यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल में पहुंचेंगे। और अगर हम धातुओं के इतिहास को लेकर देखेंगे तो ये प्राक ऐतिहासिक काल में अब पहुंचेंगे, क्योंकि अब तांबा से शुरू होंगे हम, फिर तांबा और टीन मिलकर कांसा बनेगा, फिर कांसा से लोहा बनेगा। तो ये जो लोहा तक का जो दौर चलेगा ये पूरा धातुओं का इतिहास है, क्योंकि लोहा आने के बाद तो आपको पता है कि जो राजा है वो मजबूत हो जाएंगे, उनके पास लकड़ियां हैं, लड़ रहे हैं, टूट जाएगी, लेकिन लोहे की राडें हैं वो कैसे टूटेगी, लोहे के भाले हैं वो कैसे टूटेगी। तो जिनके पास फिर लोहा मिलेगा वो सभ्यताएं अपने आप में काफी बलशाली हो जाएगी। और आपने देखी है मगध की सभ्यता। तो अब आगे बढ़ते हैं।
ये अलग अलग दौर में बांट के पढ़ना सीखो। जैसे कि अब जो दौर चलेगा ये अपने आप में ही प्राक ऐतिहासिक काल हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल हो जाएगा, ऐतिहासिक काल हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए क्या है वो आदि आदि ऐतिहासिक काल है, किताबों की लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है। ताम्रयुगीन सभ्यताएं आएगी, तो इसको कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये चलेगा 6000 3000 ईसा पूर्व से। 3000 ईसा पूर्व से ये काल चलेगा, आद्य ऐतिहासिक काल। इसको समझना आप। इसके अंदर राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हैं हम, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता अब आद्य ऐतिहासिक काल है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कितने अच्छे से हमने समझा। हमने कहा कि जो पाषाण काल पूरा दौर चला है वहां पे चीजें लिखी नहीं गई है, उन लोगों को लिखने की समझ नहीं थी। आद्य ऐतिहासिक काल जब आया और जब धातुएं भी मिलना शुरू हो गई, हमको काफी सारी मोहरें हमको मिली है, उनके माध्यम से हमको ये पता चला कि ये जो कालीबंगा सभ्यता, सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे, काफी सारी सभ्यताएं ऐसी है, तो इन्होंने लिखा तो है, लिखा तो है, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक। जो हमारे इतिहासकार हैं वो नहीं पढ़ पाए इस चीज को, ठीक है, तो वो लोग नहीं पढ़ पाए हैं। तो ये ऐसा दौर है जो आदि ऐतिहासिक काल है, इसकी डेफिनेशन दी जाती है, इसको सरल बनाया जाता है। तो एक ऐसा दौर है जहाँ पे हमने जो कहानियां बनाई है, कहानियां धातुओं के आधार पर बनाई है या मनकों के आधार पर बनाई है, मन के मतलब कि खिलौने या कलाकृतियों के आधार पर बनाई, या उनके जो शव ग्रह होते हैं जहाँ पे वो लोगों को दफना देते थे, जोड़ों को साथ में दफनाते थे या अलग अलग दफनाते थे, या वो जो लोग मर जाते थे उनको जानवरों का के फेंक देते थे, फिर जो बच जाते थे उनको दफना देते थे। तो ऐसी चीजें हैं, तो उनके माध्यम से ही लिखा तो है लेकिन नहीं पढ़ पाए हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि नहीं पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए, पहली चीज है। दूसरी, धातुओं के मतलब कि कालीबंगा में जो मिली है हमको, तांबा मिला है, कांसा मिला है, और पत्थर तो मिले ही हैं। देखो पत्थर के तो मिले, हमेशा मिलेंगे, ठीक है। इन तीनों के आधार पर तो कह सकते हैं कि कहानियां तैयार कर दी हमने, सिंपल सी लैंग्वेज है तैयार की। बाकी जो लिपि लिखी गई नहीं पढ़ी गई, आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ यही तो है कि जो लिपियां लिखी गई वो नहीं पढ़ी गई, पूरे पाषाण काल में नहीं पढ़ी गई, आद्य ऐतिहासिक काल में नहीं पढ़ी गई। कब पढ़ी जाएगी? ऐतिहासिक काल में पढ़ी जाएगी। लेकिन ये जो काल है ये भी तो अपने आप में पूरा इतिहास है। नवपाषाण काल के बाद पूरा धातुओं का काल है, तो इसको भी हम प्राक ऐतिहासिक में, आद्य ऐतिहासिक में, ऐतिहासिक काल में बांट सकते हैं। और कब तक? जब तक कि हमको लोहा नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो एक बार इसको उतार लीजिए, आद्य ऐतिहासिक काल। और ध्यान रखना, पॉलिशदार भी पत्थर भी हमको मिले हैं, ये नवपाषाण काल में मिले हैं। कहाँ पे? नवपाषाण काल में, जब ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की शुरुआत होने वाली थी, उस दौर में हमको पॉलिशदार पत्थर मिले हैं। पॉलिशदार मतलब का है कि उन चमक वाले, चमकीले पत्थर हमको मिले हैं जिन पे पॉलिश की गई है, मतलब धारदार हथियार बनाए गए हैं उनको अच्छे से। तो पॉलिशदार ये कब मिले हैं? नवपाषाण काल में मिले हैं। तो एक बार इनको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिख लेना इन चीजों को। आद्य ऐतिहासिक काल 3000 से लिख सकते हो 600, क्योंकि 600 ईसा पूर्व के बाद है वो। 600 ईसा पूर्व के बाद ऐतिहासिक काल शुरू हो जाएगा, जहाँ पे प्रमाणिक चीजें मिलेगी, सारी लिखी हुई चीजें सारी मिलेगी हमको। तो आद्य ऐतिहासिक काल का दौर जो रहा इनके बीच में रहा है। अब इस दौर के अंदर पहले तांबा आया, तांबा मिला, ठीक है। उसके बाद तांबा प्लस टीन, यही कांसा बन गया। फिर लोहा, फिर लोहा। चीजें मतलब कि सभ्यताएं जो हमको मिलती, अब हमको इसी के आधार पर बांटनी है कि ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी थी, कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी, और लोहा जब आया। और जब देखो शुरुआत में कोई भी चीज होती है, कोई भी सभ्यता हो, चाहे कोई भी करो, तो काफी समय लगता है उसको बनाने में। जब वो पक्का बन जाता है उसके बाद वो घर मतलब मजबूत होता है। उसी तरह जब लोहा शुरुआत में आया तो लगभग 400 सालों तक इसका दौर रहा है, 400 सभ्यताओं को मजबूत होने में। क्योंकि जब
600 ईसा पूर्व से हम देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, ऐतिहासिक काल मिलता है। और ऐतिहासिक काल कौन सा काल है, जहाँ पे हर एक चीज को लिखा गया, अभिलेख लिखे गए, अपने राज्य की सीमाएं तय करने लगे लोग, वो हो गया था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होता है और यहाँ पे उस चीज का भी अंत होता है, हमारी सभ्यताओं का भी अंत होता है। जहाँ तक हमको ये प्राचीन सभ्यताएं पढ़नी होती है वो यही दौर है, यहाँ पे वो खत्म है चीजें, यहाँ तक ही हमको पढ़ना होता है, उसके बाद एक नया दौर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पॉलिशदार तो हमको नवपाषाण काल में मिले हैं, तांबा मिला है, टीन मिला है, कांस्य मिला है, लोहा मिला है। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इनको। देखना यहाँ पे जो सभ्यता है, नवपाषाण काल की हमने बात की, नवपाषाण काल की बात की और इसके बाद आई ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता, हमने ये कहा कि ये 3000 ईसा पूर्व से लगा के 600 ईसा पूर्व तक रही है। तो इसकी कोई डेट फिक्स नहीं मिलती है किताबों के अंदर, इसलिए यहाँ पे डेट हम नहीं लिख रहे हैं। लेकिन कांस्य युगीन सभ्यता जो है भारत के अंदर, वो 2600 से लगाकर 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के नजरिए, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अधीन ही आती है, अंदर ही आती है, शामिल की जाती है। इसलिए कांस्य युगीन जो सभ्यता भारत के अंदर है वो 2600 ईसा पूर्व से लगा के 1900 ईसा पूर्व तक के काल में मिलती है हमको। और उसके बाद जो लोहा हमको मिला है वो 1000 ईसा पूर्व के दौर में हमको मिला है, और फिर ये निरंतर अभी भी उसका यूज हो रहा है, तो चलता है। तो लोहा युगीन जो सभ्यता है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आप कह सकते हो। उसके बाद ऐतिहासिक काल शुरू हो गया। ठीक है, ये दौर रहा है धातुओं को लेकर। मध्य ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल जो था वो धातुओं को लेकर ये रहा है। कुछ जानकारियां है जिसको देख लेते हैं। मानव मतलब कि राजस्थान के अंदर शुरुआत हुई, तो ध्यान रखना ताम्र युगीन सभ्यता की जो शुरुआत हुई वो गणेश्वर से मानी जाती है। गणेश्वर सभ्यता, यह है सीकर में। सबसे पहले तांबे के जो अवशेष हमको मिले हैं वो कहाँ पे, गणेश्वर सभ्यता में मिले हैं, सीकर के अंदर। लेकिन ज्यादा मात्रा में जो अगर पूछ लिया जाए तो ज्यादा मात्रा में हमको आहड़ में मिलते हैं। आहड़ कहाँ पे है, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, जो बनास नदी है वहाँ, वो नदी, ठीक है, आयड़ नदी, बनास नदी, वो क्षेत्र, तो आहड़ में मिलते हैं। हर एक सभ्यता को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन ये एक्सप्लेन है कि ये चीजें हुई है पहले, इस तरह इसको समझा जा सकता है। तो ये हो गई। फिर हमको कालीबंगा सभ्यता मिलती है। कालीबंगा सभ्यता के अंदर आप देखिए तांबा भी मिल रहा है, कांसा भी मिल रहा है, खेत भी मिल रहे हैं, सारी चीजें। तो कालीबंगा सभ्यता एक समृद्ध सभ्यता थी। और कांस्य युगीन सभ्यता उसको उसको केंद्र माना जाता है कालीबंगा का। कारण क्या है कि वहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में चीजें मिली है, इसलिए। तो ये थी क्लास और ये थी जानकारी, कुछ क्वेश्चन आपके थे उनको लेकर। अब हम बढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता की ओर। ध्यान रखना कोई भी सभ्यता एकदम से नहीं बन जाती है। पत्थर का यूज हो रहा था, पत्थर से हम धातुओं पे लौटे, लेकिन पत्थरों को यूज करना बंद नहीं कर दिया। तो ये चीजें थी, चल रही थी। और जब लोहा की शुरुआत हुई तब आपको पता है कि महाजनपद काल की शुरुआत हो गई, नगरीयकरण की शुरुआत हो गई। तो इतिहास में मोड़ आने लगा। क्यों? क्योंकि सबसे ताकतवर धातु लोहा की हमको मिल गई थी। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट करके हमको जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।